फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है महाजनपद एंड मगध एम्पायर। ठीक है, तो हमने देख लिया था वैदिक एज, दैट इज़ जैनिज़्म बुद्धिज़्म। उसके बाद देखा तो हम लोगों ने वैदिक एज के बाद, यानी कि हम लोगों ने कहाँ तक बढ़ चुके थे। तो अगर आपको याद हो तो वैदिक एज में मैंने आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन से सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, वॉइस वगैरह। अभी आ रही हुई वॉइस। अभी कंफर्म करेंगे एक बार, अभी आ रही है वॉइस। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, वॉइस वगैरह। अभी आई थिंक सब चीज़ ठीक है। वॉइस तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने जो वैदिक एज देखा था, तो हम किस टाइम पीरियड तक आ चुके थे। टाइम पीरियड मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस टाइम पीरियड तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगर आपको याद हो तो वैदिक एज हम लोगों ने पढ़ा था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, अर्ली और लेटर। ठीक है, महाजनपद स्टार्ट होगा। मेरा नाम ले लीजिए भाई, प्रमोद जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और किसी की कोई इच्छा हो, दिली इच्छा, तो जल्दी से बता दो। तो वैदिक एज में अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक एज को हमने पढ़ा था 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, है ना। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। एंड लेटर और बीसी है, ये ध्यान रखना, बीसी, इसको हम बीसीई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सीई होता है वो अलग अलग होता है। वो सीई इज इक्वल्स टू एडी। ठीक है, जो एडी होता है उसी को सी ही हम बोलते हैं, दैट इज कॉमन एरा। ठीक है, और लेटर हमारा था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब 600 बीसी तक क्यों मानते हैं कि 600 बीसी तक था लेटर वैदिक एज? अभी थे कौन वैदिक लोग? हमने पढ़ा था कि भाई ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। सदर्न पार्ट ऑफ रशिया से ये माइग्रेट, ये टर्की आए। टर्की से एक ब्रांच चली गई यूरोप की ओर, एक ब्रांच आ गई हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर। ठीक, धीरे धीरे तो ये यहाँ पर, इस वाला जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये अपना मतलब संगठित रहे। लेकिन कब तक संगठित रहेंगे? ज़्यादा दिन तक संगठित रह नहीं पाए। और धीरे धीरे, क्योंकि हम देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में हम देख चुके हैं कि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, लोहे की, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। बिकॉज इससे क्या है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस आसान हो गया। इससे क्या हो गया? फॉरेस्ट क्लियरेंस आसान हो गया, एग्रीकल्चर करना और आसान हो गया, जिसकी वजह से अब ये लोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर आगे की ओर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ईस्टर्न यूपी, बिहार, ये वाले रीजन में। अभी कहाँ पर थे? पंजाब, हरियाणा, या फिर एट मोस्ट वेस्टर्न यूपी। अब ये धीरे धीरे ईस्टर्न यूपी, बिहार, यहाँ तक पूरा फैल गया। ठीक, अब ये मोस्टली क्षत्रिय कम्युनिटी थे ज़्यादातर। ठीक है, तो इनके ट्राइब के नाम थे, जैसे कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, पंचाल हो गया। तो ये ट्राइब के नाम पे इनका जगह का नाम पड़ गया, और उसको हम बोले जनपद। अब ये जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, है ना, कि ये टेरिटरी यहाँ से यहाँ तक हमारी है, तुम्हारी है। जनपद, जहाँ जन के पद पड़ गए। जन मतलब होता था, जैसे जन का मतलब है ट्राइब। राजन कौन होता था? राजन जो राजा होता था, जो उस ट्राइब का किंग है। जन है वो ट्राइब, जहाँ पर उसके पैर पड़ गए वो क्षेत्र जो है उसका है। तो जनपद बहुत सारे, धीरे धीरे ये जनपद क्या थे? तो ये काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, हमें पता है कि अर्ली वैदिक एज में अगर हम देखें तो ये पेस्टोरल कम्युनिटी थे मोस्टली। देन धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर बढ़ गए लेटर में। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट और नोमैडिक ट्राइब थे, घुमंतू टाइप, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में जो हम लोगों ने किया था, चालकोलिथिक एज में क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, नहीं था, इस तरह का क्वेश्चन था वो। तो आंसर वॉज कि नहीं। ठीक है, आंसर था कि नहीं था। क्यों? क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज व्हाट? स्लैश एंड बर्न, काटना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, लेकिन जलाने के लिए पहले तो काटना पड़ेगा। तो कॉपर से तो काट नहीं सकते हैं, ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं होता है वो। तो आयरन की धीरे धीरे जब डिस्कवरी होती है तो ये लोग नोमैटिक, यानी कि धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जनपद कुछ और नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारी ट्राइब थी, जहाँ पर गए
उस जगह का नाम उनकी ट्राइब के नाम पे पड़ गया, जिसको जनपद बोलते हैं। धीरे धीरे ये जो जनपद है ये आगे बढ़ता गया, कंसोलिडेट होता गया, ठीक है, और ये रूप ले लिया महाजनपद का। ठीक है, तो आर्यन से हमने शुरू किया था, धीरे धीरे ट्राइब्स बनी, यानी इनका एक कबीला बना। ठीक है, कबीले में इन लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। ठीक है, जनपद बोला गया और इन्होंने इसको कंसोलिडेट किया, यानी कि उसको और क्षेत्र को बढ़ाया, संगठित कर लिया, और उसको हमने बोला महाजनपद। जैसे कि आज हम बोल सकते हैं कि जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, तो ये स्टेट हैं, उस टाइप से ये टेरिटरी कंसोलिडेट हो गई महाजनपद के रूप में। और उसका हर एक महाजनपद का एक किंग है या फिर मल्टीपल किंग्स हैं, वो हम देखेंगे। डिफरेंट तरह का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिला है, जिसको हम रिपब्लिकन और मोनार्कियल टाइप बोलते हैं, फिर मोनार्कियल और ओलिगार्कियल बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो वो महाजनपद क्या है, वो कंसोलिडेट हो चुका है अभी, और वहाँ पर एक टाइप ऑफ पॉलिटी हमें देखने को मिल रही है, सोसाइटी देखने को मिल रही है, तो वो महाजनपद है। क्लियर है? ठीक, जैसे कि आपने सुना होगा, है ना, कुरु आपने आई थिंक सुना होगा, कुरु सुना होगा आपने, कौशल सुना होगा, कौशलपुर राजा किसको बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने सुने होंगे। तो एक्चुअल में वो उसी टाइम की बात हो रही है। किस टाइम की हम ये चर्चा कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर 6th सेंचुरी BC। ठीक है, बिकॉज अगर हम देखें तो 6th सेंचुरी BC का मतलब है एकदम लेटर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक एज, एकदम लेटर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक एज, है ना, कि लेटर वैदिक एज के एंड होते होते तक आयरन की डिस्कवरी के बाद ये लोग जो है आगे आगे धीरे धीरे माइग्रेट करते गए, और इन्होंने अपना क्या बना लिया, महाजनपद बना लिया। अब जब मैं 6th सेंचुरी BC की बात करता हूँ तो मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ? मैंने सेंचुरी का मतलब बताया था 100, तो 600। अब 600 से 700 होगा या फिर 500 से 600 होगा, क्या होगा इसमें बताइए? तो 6th सेंचुरी BC का मतलब होता है 500 से लेके 600 BC, ना कि 600 से 700। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम 7th सेंचुरी BC बोलेंगे। ऑलराइट, महाजनपद टोटल कितने थे? 16 थे, 16 महाजनपद थे। जनपद बहुत सारे थे, धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होके महाजनपद बन गए। इसीलिए अगर आप अष्टाध्यायी देखोगे जो पनीनी ने लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में, ये संस्कृत ग्रामर की बुक है एक, ठीक है, ग्रामर की बुक है, तो उस बुक से हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें महाजनपद के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। एंड लेट मी टेल यू कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। ठीक है, सबसे पुरानी किताब है संस्कृत ग्रामर पे। कब लिखी गई है एग्जैक्ट तो टाइम पीरियड बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये मान के हम चलते हैं कि 4th से लेके 6th सेंचुरी BC के टाइम पे ये लिखी गई होगी। ठीक है, तो सबसे पुरानी, एक बार यूपीएससी में भी रिसेंट का ही क्वेश्चन आई थिंक, या तो 2024 के सिविल सर्विसेज में एग्जैक्टली मतलब एग्ज़ाम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज ही था आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसमें इस तरह के बुक्स थे और ऑर्डर में लगाने को पूछा था कि पहले कौन है देन बाद में कौन आई। तो उसमें आई थिंक एक तोलकापियम भी थी। तोलकापियम आगे चल के देखेंगे जब हम संगम एज पढ़ेंगे साउथ इंडिया की हिस्ट्री, तो वो बाद में आती है बहुत। ये तो बहुत सबसे पहले आएगी अष्टाध्यायी, ठीक है, जो संस्कृत में किताब लिखी गई है और जिसको किसने लिखा है, पनीनी जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें हमें 40 महाजनपद के बारे में 40 जनपद के बारे में पता चलता है। देन यही बाद में धीरे धीरे 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। ठीक है, दीघ निकाय में 12 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है। अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, ये क्या है आपके पाली टेक्स्ट हैं। ठीक है, पाली टेक्स्ट हैं किसके, बुद्धिज़्म के। हमें पता है कि बुद्धिज़्म के ज़्यादातर जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाली में लिखे थे, संस्कृत, बिकॉज उस समय जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो ब्राह्मणों की लैंग्वेज थी, और पाली और प्राकृत जो है वो कॉमन मासेस की लैंग्वेज थी, जिसको श्रमणिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। श्रमणिक मतलब, तो मैंने आपको बताया था कि जो हीट्रोडॉक्स सेक्ट था, हीट्रोडॉक्स सेक्ट का मतलब हो गया बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, तो इसको हम श्रमणिक रिलीजन बोलते हैं। ठीक है, हाँ नेहा सिंह, ओके ठीक है, तो 29 कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो श्रमणिक उसको हम रिलीजन बोलते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज्म को। तो जनता पाली और प्राकृत बोलती थी, तो इसलिए से जो बुद्धिज़्म और जो जैनिज्म है, इसने अपना जो लिटरेचर लिखा, जो लैंग्वेज अडॉप्ट करी, वो पाली और प्राकृत ही में ही लिखा, सो दैट दे शुड अपील टू मासेस। लेकिन ऐसा नहीं कि संस्कृत में नहीं लिखा। अब जो संस्कृत जानता है तो उसके लिए भी इन्होंने संस्कृत में भी टेक्स्ट लिखा था, लेकिन संस्कृत को फॉरेन लैंग्वेज काइंड ऑफ कंसिडर किया जाता था। खैर, जैन लिटरेचर की अगर बात करें तो जैन्स में हमें भगवती सूत्र करके इनका एक लिटरेचर है, जिसमें कि हमें पता चलता है किसके बारे में, जिसमें हमें पता चलता है महाजनपद के बारे में। कितने महाजनपद है टोटल, इसमें एज सच नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट ध्यान रखेंगे। अभी आते हैं कि ये महाजनपद किस फॉर्म के थे, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का फॉर्म क्या था। तो देखिए, जितने भी हमारे महाजनपद थे
टोटल 16 महाजनपद थे। तो उसमें दो फॉर्म की गवर्नमेंट चलती थी, आइदर मतलब या तो मोनार्कियल चलेगी या तो रिपब्लिक चलेगी, ठीक है। इसी को हम ओलिगार्किक या फिर गण या फिर संघ के नाम से जानते थे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, रिपब्लिक में मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते थे। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल डिसीजन मेकर होता था, यानी कि एक सिंगल, जैसे एक किंग होगा, सिंगल डिसीजन मेकर। जैसे अभी मैं बोल दूं कि पूरा कैबिनेट, जैसे आपको पता है ना कि अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे अगर हम सेंटर की कैबिनेट की बात करें तो अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, हमारी टैक्सेस मदर टैक्सेसा हैं, एस जयशंकर हैं। तो ये सब लोग क्या है, कैबिनेट का पार्ट हैं, ठीक है। पीएम मोदी सिंगल हैंडेडली डिसीजन नहीं लेते हैं। वो क्या करते होंगे, वो कैबिनेट से पूछते हैं। चाहे कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आई हो तो वो कैबिनेट से पूछती है। जैसे 1976 में इमरजेंसी लगी थी, 1976 में, अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो ये बोला गया था कि इन्होंने बिना कैबिनेट से पूछे हुए इमरजेंसी लगा दी। और इसी वजह से जो इसके बाद अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 में, अगर आपको याद हो, इसी अमेंडमेंट से ही कैबिनेट को डिफाइन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट जोड़ा गया था कि भाई जब भी अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब सलाह मतलब, क्योंकि प्रेसिडेंट लगाता है ना क्या वो इमरजेंसी, तो इस टाइम पे जरा बताइए प्रेसिडेंट कौन थे, मुस्लिम थे, बताइए जल्दी से। तो अपना सिंगल हैंडेडली उन्होंने बोल दिया बिना कैबिनेट से पूछे कि इमरजेंसी लगा दो। तो फिर उसने बोला 44th अमेंडमेंट नहीं, कैबिनेट से पूछ के लगाना है आपको। तो वैसे ही समझ सकते हो एक कैबिनेट फॉर्म का है रिपब्लिक। रिपब्लिक आज जो मैंने आपको पॉलिटी में रिपब्लिक समझाया था उससे इसको मत कोरिलेट करना, ठीक है। क्योंकि जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया था वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ रिपब्लिक होता है, कि जहाँ पर जो मुखिया होता है, जो हेड होता है कंट्री का, वो इलेक्टेड होता है। जैसे इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट, इलेक्टेड है वो। लेकिन क्या यूके रिपब्लिक है? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किंग या क्वीन होते हैं, क्या वो इलेक्टेड होते हैं? नहीं, तो वो रिपब्लिक नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक या फिर गणराज्य अलग है, एंड दैट इज़ कि जब मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं। जैसे आपने वो मोहनजोदारो मूवी में देखा था कि भाई उसमें एक पूरी काउंसिल आके बैठती थी और वो लोग डिसीजन लेते थे लोगों के लिए क्या करना क्या नहीं। तो उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं, गण या फिर संघ। तो 16 में से ये हमारे रिपब्लिक थे, कुरु, कंबोज, वज्जी, मल्ला और अस्सक, जिसको कि हम असमक के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर कौन थे प्रेसिडेंट? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक। इतनी चीज़ आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गई होगी कि मोनार्कियल और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। ये आपके 16 महाजनपद है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जैसे कंबोज है, गंधार है, कुरु है ना। कुरु इंद्रप्रस्थ आपने सुना होगा, महाभारत में मेंशनड है, ठीक है। कुरु जो कौरव पांडव थे, मैंने आपको बताया था ना कि जो भरत ट्राइब थी, है ना, 10 राज वाला जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, किस मंडल में मेंशनड है? ऋग्वेद के। वर्सेस जो 10 किंग्स का कन्फेडरेसी हुआ करता था, 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन ट्राइब। तो भरत जो पूरा था ट्राइब, उसको लीड कर रहे थे सुदास, किंग सुदास, और इनकी जीत हो गई थी। इसके बाद इन्होंने इनमें से जो सबसे पावरफुल ट्राइब थी दैट वाज पुरुष, ठीक है। तो उसको मर्ज करके ये बन गया था कुरु, और इसी से ही दो क्लैन निकल के आते हैं, कौरव और पांडव, ठीक है, कौरव और पांडव। तो वो जो पूरा युद्ध होता है महाभारत का वो यहीं पे, ठीक है, होता है। तो कुरु हो गया, पंचाल हो गया, कौशल हो गया, मल्ला हो गया, वज्जी हो गया, अंगा हो गया, मगध, काशी, वत्स, अवंती, ठीक है, चेतिया है, ये अस्सक है और ये मत्स्य है, ठीक है। तो इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में? लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही थोड़ा बहुत, लेकिन और ये हम किस टाइम पीरियड की बात करें? अगेन 6th सेंचुरी BC, जब हमारे 16 महाजनपद डेवलप हुए। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैपिटल पता हो। हमें ये तो पता हो गया कि ठीक है, अब ये रिपब्लिक अगर हो गए, ठीक है, अगर ओलिगार्की हो गए, गण हो गए, संघ हो गए, तो इसको छोड़ के, इनको छोड़ के जो बाकी सब होंगे हमारे, वो मोनार्कियल टाइप होंगे, ठीक। अब हमें यहाँ पर याद करनी है सर इनकी कैपिटल। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सीधा हमसे पूछ लेता है कि इसकी कैपिटल क्या है। आपके SSC एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको बता दूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट इस पूरे लेक्चर में है वो यही है कि कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हम तो कोशिश करेंगे कि कुछ ही कैपिटल हमें याद हो जाए, धीरे 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 करके हमें कैपिटल याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे अंग है, ठीक है, तो कैपिटल जैसे मैंने बताया आपको रटी होनी चाहिए हर एक की, ठीक। तो अंग की है चंपा। अंग अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम साथ साथ ही लोकेशन भी इनका देखते चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अंग है नहीं कि सबसे ईस्ट में है, ठीक है, सबसे ईस्ट में है अंग, और कैपिटल क्या है? चंपा। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर पता है किसको अंगराज के नाम से जाना जाता है? अंगराज
किसी को पता है अंगराज के नाम से महाभारत में किसको बोला गया है? मगध की अगर हम बात करेंगे तो पहले इसकी कैपिटल थी राजगीर, देन बाद में बनी पाटलिपुत्र। किसने क्या शिफ्ट करी वो भी हम बाद में अभी देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ, और इसका आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इसको याद हो जाएगा। हम मगध के बारे में बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि कारण ये कि इन 16 में से जो सबसे पावरफुल एट दी एंड एमर्ज होके आया वो मगध ही था। तो इसलिए हम मगध के बारे में बार बार जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ आई थिंक अपने आप ही याद हो जाएगी आपको कि क्या कैपिटल थी। काशी, आई थिंक इसमें तो याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। काशी, वाराणसी, ठीक है, सबको पता है कि काशी हमारी इंडिया की सबसे पुरानी सिटी कंसिडर की जाती है, ठीक है। वाराणसी जिसको भी हम बोलते हैं। वत्स, तो वत्स की कैपिटल क्या है? कौसाम्बी। कैसे याद करेंगे? वत्स को पहले हम लोकेट कर लेते हैं, ये वत्स रहा आपका कौसाम्बी। याद कैसे करेंगे? तो ये कौसाम्बी जो है मौसम्बी टाइप साउंड हो रहा है ना, तो ऐसे तुम बोलोगे वत्स जूस पिला दो मौसम्बी का, ठीक है। तो वत्स की कैपिटल हो जाएगी कौसाम्बी। कौशल की अगर बात करेंगे तो कौशल की कैपिटल हो जाएगी श्रावस्ती। कौशलपुर राजा किसको बोलते हैं? तो अंगराज हम बोलते हैं कर्ण को, ठीक है। कुछ लोगों ने सही बताया यहाँ पर। तो वत्स बोलते, सॉरी, अंगराज बोलते हैं कर्ण को, और कौशलपुर राजा, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ा हो रामायण को तो कौशलपुर राजा भगवान राम को बोला गया है, ठीक है। यस, कर्ण कर्ण सभी का सही है, यस यस, ठीक है। बनारस के मोक्ष घाट, यस। मूड ऑफ है, अच्छा अच्छा। चलो, तो सुरसेना पे आते हैं। तो सुरसेना की कैपिटल थी मथुरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरसेना की कैपिटल है मथुरा। और पंचाल की अगर बात करेंगे तो इसकी ऐचत्र या फिर काम्पिल्य। ऐचत्र ये आपको वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा कुरु। कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, जो अभी हमने देखा था। कुरु सबसे मतलब सबसे ऊपर तो नहीं है, सबसे ऊपर तो हमारे ये कंबोज है एंड देन गंधार। कुरु आपका यहाँ पर है, ठीक है। कुरु जो कंबोज और गंधार अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में करेंटली, ठीक है। और मत्स्य का विराटनगर, तो ऐसे याद कर लो जो विराट कोहली हैं आजकल रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी माता का ध्यान रख रहे हैं वो, ठीक है। उनकी माता ओल्ड हो गई हैं तो वो अपना ध्यान रख रही है, इस वजह से रन ना बन रहे उनसे अब, ठीक है। तो मत्स्य, ठीक है, विराट नगर मत्स्य, ठीक है। छेदी की अगर बात करें तो बांदा इसकी कैपिटल थी। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छेदी। और इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि छेदी सिंह नहीं था उसमें दबंग मूवी में, आई थिंक ना, छेदी, हम तुम में इतने छेद करेंगे ये वाला। तो छेदी जो था वो बंदा अच्छा था, ऐसे याद कर लो। छेदी कौन बना था? सोनू सूद बना था। सोनू सूद बहुत डोनेशन वोनेशन के लिए जाने जाते हैं, तो सोनू सूद बंदा अच्छा है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, छेदी सिंह बंदा अच्छा है, ठीक है। अवंती, अवंती की कैपिटल थी उज्जैन और महिष्मती, दोनों थी इस तरह से थी क्योंकि जो उज्जैन या अवंती देखें तो ये हमारी कौन सी रेंज है ज़रा बताओ, ये कौन सी माउंटेन रेंज है? जल्दी से बता दो, नहीं बहुत मारेंगे। सही बता रहे हैं। अभी जोग्राफी वोग्राफी पढ़ा के आए हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सी रिवर है? ये नर्मदा है, ठीक है। और ऊपर क्या है? विंध्या। नीचे क्या है? सतपुरा। और नीचे कौन सी रिवर है? जल्दी से बताओ। तो ये विंध्या के ऊपर वाला अवंती जो था वो विंध्या उसको डिवाइड करता था। विंध्या माउंटेन ने जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आप ध्यान से देखो। तो विंध्या के ऊपर वाला जो पार्ट था उसकी कैपिटल थी उज्जैनी, और जो नीचे वाला पार्ट था उसकी कैपिटल थी जय महिष्मती, ठीक है। तो अवंती की कैपिटल उज्जैन या फिर महिष्मती। मध्य प्रदेश और मालवा जो रीजन है, यूपी और एमपी का बॉर्डर, वहाँ पर था ये, ठीक है। गंधार की अगर बात करेंगे तक्षशिला, तो तक्षशिला गंधार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। असमक की अगर बात करेंगे तो असमक या फिर असक प्रतिष्ठान या पैठान, ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठान, इट वॉज द सदर्न मोस्ट महाजनपद। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, असक या असमक। यहीं पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है हमारे जैसे कि सातवाहना डायनेस्टी आगे आएगी तो वो इन्हीं के फ्यूडेटरी, इन्हीं के सामंत ही हुआ करते थे। वज्जी की बात करेंगे तो वैशाली, वज्जी वैशाली, ठीक है, ई। और वज्जी की अगर हम बात करें तो टोटल 8 छोटे 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 क्लैंस थे, वो मिल के बने थे वज्जी, ठीक है, पूरा जो किंगडम है। और वज्जी किंगडम में जो 8 क्लैन थे उनमें से 3 पावरफुल ये थे सबसे, जनात्रिका, विदेहा और लिच्छवी। जनात्रिका मैंने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो, फ्राइडे के दिन जनात्रिका का क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जैनिज्म बुद्धिज्म में जनात्रिका। तो हमने पढ़ा था कि जो वर्धमान महावीर थे वो एक्चुअल में इसी पर्टिकुलर क्लैन से थे, है ना। विदेहा जो माता सीता के फादर थे, कौन थे उनका नाम बताइए जल्दी से? वो विदेहा के ही राजा थे। और लिच्छवी, लिच्छवी इसी की कैपिटल थी वैशाली। लिच्छवी की कैपिटल थी वैशाली, जो पूरे वज्जी की कैपिटल बन गई। लिच्छवी हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब गुप्त डायनेस्टी आएगी तो चंद्रगुप्त 1 हम देखेंगे, उनकी शादी यहीं पर होती है, ठीक है।
और मल्ला की अगर बात करेंगे कुशीनारा। और कुशीनारा क्यों इंपॉर्टेंट थी ये आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है आपका मल्ला। तो कमेंट करके बताइए जरा कि जो कुशीनारा है वो हमने कहाँ पढ़ा था। तो वो हमने पढ़ा था भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। डेथ नहीं हम बोलते हैं उसको, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। सही है, नर्मदा तापी नीचे वाली तापी है वो आपकी। केएल राहुल 0 रन। जनक, यस जनक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं जनक जी। तो ये चीज़ आपको देखो, आई थिंक आपको देखो मगध की तो याद हो जाएगी, अगर याद नहीं हुई होगी तो, है ना। काशी तो याद होगी आपको पहले से, वत्स जूस पिला दो मौसम्बी ठीक है, ये आपको याद हो गई। और मत्स्य वाली भी याद हो गई, विराट कोहली से रन नहीं बन रहे हैं, माता का ध्यान रखना, छेदी बंदा तो अच्छा था, जय महेशमती अवंती, ठीक है। और वज्जी वैशाली, ठीक है ये भी। और मल्ला मल गए, ऐसे याद कर लो, मतलब भगवान बुद्ध मल गया मतलब मर गए, ऐसे करके थोड़ा सा कोई दिल पे नहीं लेगा, बस याद करने के पर्पज़ से, क्योंकि बोलना पड़ता है कि कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं तुरंत। आप कैसे बोल सकते हैं भगवान बुद्ध को ऐसे? अरे भाई हम भी यार इज्जत कर रहे हैं, बस तुम्हें सिखाने के लिए बस बोल रहे हैं ताकि याद रहे, ठीक है। बाकी हमें तो याद है, तुमको याद करवाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं सारी सारी ट्रिक्स। अब कुछ लोग हो सकता है इसी बात पे ऑफेंड हो जाए, ये आप कैसे बोल दी जूस पिला दूँ मौसम्बी का, हमें तो अनार का अच्छा लगता है ठीक है, तो ये आपको याद हो गए होंगे अब इनमें से, ठीक है। ये तो आसानी से जो मुझे पता है कि आपको याद हो गए होंगे अच्छे से, मगध का नहीं याद हुआ तो हो जाएगा, ठीक। अब इनमें से तुम्हें भी तो कुछ याद हो गए होंगे, 12 13 14 और ये जो 5 6 7 8 हैं, ठीक है। इनमें से इक्का दुक्का तो होगा जो तुम्हें याद हो गया, ये तो मैं पक्का श्योर हूँ, ये वाले जो सर्कल कर रखे हैं। अब जो बच गए उनको थोड़ा वो ठीक है अपने हिसाब से सर्कल करके मार्क करके उन पे ही फोकस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध। तो आप अब ये समझ गए हो कि अभी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको कि इन 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल एमर्ज होके जो आया था वो मगध था। अब कैसे ये पावरफुल हो एमर्ज होके आया? बिकॉज इसने धीरे 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 सारों को, यानी सारे महाजनपद को अपने अंदर समा लिया। जैसे हमारा जीके बैच 3.0 है, कोई भी नया बैच आता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सब को अपने अंदर समा लेता है, काइंड ऑफ ब्लैक होल, है ना। तो रीजंस क्या थे कि मगध जो है इतना धीरे धीरे पावरफुल बनता गया? एक तो एडवांटेजेस पोजीशन थी, इसकी जो कैपिटल है पहले राजगिरी हुआ करती थी। इट वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स, 5 हिल से ये सराउंडेड थी, तो इस पर अटैक करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर मान लो आज किसी कंट्री को, ठीक है, मान लो किसी कंट्री को, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, ठीक है, इनको क्या है कि इंडिया पे कब्जा करना है, इंडिया पर अटैक करना है, तो सबसे पहले इनका टारगेट क्या होता है? दिल्ली। इसी वजह से दिल्ली पे टेररिस्ट हमले भी ज़्यादा होते हैं, है ना। दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक हो तो कितने सारे दिल्ली में हमें इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। और कोई अगर अटैक करेगा भी, मान लो इन फ्यूचर वॉर होता है, तो वो दिल्ली पर टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली इज़ आर कैपिटल। अगर हम दिल्ली हमारा वो ले लेता है कब्जे में, तो ये काइंड ऑफ माना जाता है कि वो भाई उस पर्टिकुलर कंट्री पर कब्जा कर लिया उसने, है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो जो भी आपकी कैपिटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, एकदम बीच में होनी चाहिए, काइंड ऑफ कि उसको जल्दी से एक्वायर ना किया जा सके। तो राजगिरी वो 5 हिल से सराउंडेड थी। एंड देन बाद में जो कैपिटल बनती है दैट वाज पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस में थी, ठीक है, ऊपर गंगा और नीचे सोन। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो ये आपका जो पाटलिपुत्र बाद में बना, और ये हम अभी देखेंगे भी कि जो मगध एम्पायर है, मगध किंगडम है, ये गंगा रिवर के साउथ में था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है डायरेक्टली, साउथ ऑफ विच रिवर? तो साउथ ऑफ गंगा रिवर, ठीक। हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि सोन नीचे से आती है ऊपर की ओर, जो गंगा को ज्वाइन करती है नियर पटना, ठीक है। तो ये क्या है कि गंगा और सोन जो है, इससे इनको थोड़ा ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प मिल जाती थी, और इस पर अटैक करना पाटलिपुत्र पर डिफ़िकल्ट होता था। बाकी अगर जो इनके उस टाइम के कंटेम्प्रेरीज थे, जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट, वहाँ पर एलिफेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बिकॉज मार्शी द्वाब रीजन था ये, ठीक है। ग्रेट लीडर्स भी रहे इसमें, नो डाउट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार जैसे ग्रेट लीडर्स भी रहे, अभी उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से लोकेशन इसका देखेंगे तो मगध का ये झारखंड वाला रीजन है, और यहाँ पर इट इज़ फेमस फॉर दी आयरन ओर की माइंस। आयरन ओर की माइंस के लिए फेमस है, तो यहाँ से आयरन काफ़ी अच्छा मिल जाता था। तो आयरन से क्या हो जाता था? अगर आयरन मिल जाता था तो उससे क्या हो जाता था? तो आयरन मिल जाता था तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स बना लेते थे मेड ऑफ आयरन। तो इसलिए ये इनके पास एडवांटेजेस पोजीशन थी। क्लियर है? ठीक। ये आप बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं कि आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कि राइज ऑफ मगध के क्या 5 इंपॉर्टेंट कारण थे, लेकिन हाँ ये हमें पता होना चाहिए इन जनरल, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ से कि किन किन डायनेस्टीज़ का मगध में रूल रहा।
मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, ऐसे आज समझ लो कि आज है जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इतने सारे स्टेट हैं, ठीक। मान लो कि ये सब, अब पहले कोई सेंट्रल पावर तो नहीं था ना कि भाई एक सेंटर है, हमारे स्टेट हैं, और आर्टिकल 1 है ना कि जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो भी स्टेट हैं दे डू नॉट हैव राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन। तब तो ये आपस में एज अ कंट्री एग्जिस्ट किया करते थे। तब तो ऐसा कोई आर्यवर्त का या फिर पूरा अखंड भारत का वैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तब तो एज अ सेपरेट किंगडम एग्जिस्ट करते थे। तो इस किंगडम ने क्या किया, धीरे धीरे सारे किंगडम को हड़प लिया। हड़प इन द सेंस कि भाई मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए, है ना, जो जो अगर जिसके सामने सिर झुकाना सिर झुकाया, जिसको लात मारनी लात मारी, यानी कि या तो वॉर करके उसको किंगडम को एक्वायर किया, या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस करके उसको अपने अंदर किया मगध ने, ठीक है। तो मगध में ये सारा कुछ हुआ, तो मगध पावरफुल हो गया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मगध में किस किस डायनेस्टी का रूल रहा। जैसे कि यूपी है, तो यूपी एक स्टेट है, ठीक। अब इसमें सपा भी आई, बसपा भी आई, इसमें भाजपा भी आई, ठीक है। तो ये क्या है, ये पार्टी हैं। ऐसे ही समझ लो कि मगध है, और मगध में अब ये डिफरेंट हम डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, काइंड ऑफ पार्टी पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे। तो पहली जो डायनेस्टी आई वो थी हर्यनका डायनेस्टी, और इसके फाउंडर थे बिंबिसार। तो बिंबिसार को मैंने सिर्फ हर्यनका डायनेस्टी का फाउंडर बोल सकता हूँ, बल्कि पूरे मगध एम्पायर का भी फाउंडर बोल सकता हूँ। 545 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इन्होंने रूल किया। अंगा का कॉन्केस्ट किया इन्होंने, एक पर्टिकुलर इन्होंने जो महाजनपद था उसको वॉर करके अपने मगध में मिलाया, और उसका नाम था अंगा, जो उनके जस्ट बगल में था। इसको कहा आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, और इसकी कैपिटल क्या थी, अंगा की चंपा थी। डिप्लोमेटिकली इन्होंने भी कंसोलिडेट किया अपने टेरिटरी को, जैसे कि इन्होंने 3 शादियां करी, ठीक है। एक तो जो कौशल के राजा थे, प्रसन्नजीत की उस समय सिस्टर थी, प्रसन्नजीत कौशल के राजा थे, तो उनकी सिस्टर से मैरिज करी। चिल्लाना जो लिच्छवी प्रिंस थी, अगर आपको याद हो, जो वज्जी किंगडम मैंने बताया था उसमें उसका पार्ट था लिच्छवी, तो वहाँ पे शादी करी इन्होंने। और एक मद्रा क्लैन था छोटा सा पंजाब के क्षेत्र में, वहाँ पे शादी करी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने उज्जैन, जिसकी हमने देखा था कैपिटल क्या थी, ऊपर वाले की थी अवंती और नीचे महिष्मती। तो इसमें क्या था, उस समय इनके बड़े राइवल, सबसे बड़े राइवल किनके, मगध वालों के यही थे, उज्जैन वाले ही। तो उस टाइम पे जो इनके राजा थे उनका नाम था क्या नाम था यार उनका, एक सेकंड रुको, सेनिया तो ध्यान रखना टाइटल इनका था, एकदम से नाम चला जाता है यार दिमाग से, एक सेकंड रुको, प्रद्योत, ठीक है, प्रद्योत। तो जो प्रद्योत थे उनको जॉन्डिस हो गया था, ठीक है। अब उनको जॉन्डिस जब हो गया तो उनके कोर्ट में कोई ऐसा सच नहीं था जो उस जॉन्डिस को ट्रीट कर सके, तो इसलिए जीवक नाम के एक फिजिशियन को भेजा था बिंबिसार ने, जो उनके कोर्ट में था जीवक, कि जाओ जीवक इनका थोड़ा सा जॉन्डिस ठीक करके आओ, और ज़रा कमेंट में आप बताएंगे कि कौन से ऑर्गन को हमारा जो जॉन्डिस है वो इफेक्ट करता है, जिसको हम येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अमनीशिया असर को, अमनीशिया नहीं बेटा, ठीक है। चलो खैर, तो जीवक को किसने भेजा था, इन्होंने, ठीक है। और जॉन्डिस किसको इफेक्ट करता है, हमारे लिवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रद्योत, जैसे हमने बताया, प्रद्योत राजा थे उज्जैन के, जिनको कि जॉन्डिस हो गया था, और वो जॉन्डिस ठीक करने के लिए भेजा गया था किसको, जीवक को, बाई बिंबिसार। ये चीज़ ध्यान रहेगा। अब ये बहुत ज़रूरी मुझे बताना हो जाता है, दैट इज़ कि जो बिंबिसार हैं और बिंदुसार हैं, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, दोनों को सेम मत कंसिडर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं अजात शत्रु पे। अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का बेटा था, और बिंबिसार की तो 3 वाइफ्स थी। तो चेल्लाना जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनका मतलब ये वो उनकी मदर थी अजात शत्रु की। ही कॉन्कर्ड लिच्छवी, जो इनका अपना ममाना था, ठीक है, मामा का घर, उसी को पहले तो काउंकर किया इन्होंने। कौशल को डिफीट किया, ठीक है। कौशल इनकी कौन स्टेप मदर होंगी, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। तो जो भी हो इनकी, तो मैरिड दी किंग्स डॉटर, एंड ही पैटर्नाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। याद आ रहा है आपको, 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी में। और कहाँ पर हुई थी, जरा कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, वेयर वॉज दी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। एंड ही किल्ड हिज फादर बिंबिसार, शत्रु थे एकदम, ठीक है, अपने ही फादर को मार डाला। ऐसा नहीं कि वैसे चाकों को भोग के मतलब खाना ना नहीं दिया, सल्ले खाना करवा दिया ज़बरदस्ती,
ठीक है। ही कॉन्कर्ड वैशाली यूजिंग वॉर इंजन। वॉर इंजन क्या होते हैं, इस तरह के मतलब इतने बड़े बड़े नहीं होते होंगे उस टाइम पे। ठीक है, ये तो मेडिवल पीरियड के हैं, लेकिन हाँ ये यही होता है आपका वॉर इंजन, यहाँ पर रखा जाता है। अपने वो एक मूवी है कौन सी, अलाउद्दीन खिलजी वाली, नहीं वो मूवी जो, ठीक है, दीपिका पादुकोण रहती है उसमें, पद्मावत, तो उसमें दिखाया भी गया है इसको। तो इस तरह से ऐसे फेंक के मारा जाता है उसमें, ठीक है, तो दीवारें वाले टूट जाती हैं पूरी। तो इनका भी वॉर इंजन या फिर कैटापल्ट का यूज़ किया था अजातशत्रु ने, क्योंकि आसान था, क्योंकि उसके पास, क्योंकि जैसे हमने भी देखा मगध के पास आयरन ओर था, तो इसलिए वो ये कैटापल्ट बना सकता था। क्लियर है। और मैंने पूछा था कि ये कहाँ पर हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी, है ना, राजगिरी, देन वैशाली, देन पाटलिपुत्र, देन लास्ट वाली हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, है ना। उडाइन पे आते हैं, तो उडाइन कौन थे, तो उडाइन थे इनके बेटे अजातशत्रु के। इन्होंने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट करी थी, राजधानी शिफ्ट करी थी फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। इसके बाद आती है शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है, ये माना जाता है कि हरनका डायनेस्टी के बाद एक रूलर थे इन्हीं के पर्टिकुलर, जो इनका किंगडम था मगध में, इसी में ही इनकी डायनेस्टी में मिलिट्री कमांडर थे शिशुनागा। इन्होंने ही ओवरथ्रो कर दिया था और इन्होंने ही शिशुनागा डायनेस्टी यहाँ पर बनाई थी, शिशुनागा ने ही। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ही डिफीटेड अवंती एंड मर्ज्ड विद मगध। ठीक है, अवंती को इन्होंने डिफीट करके इसको मर्ज कर दिया मगध में। ठीक है, एंड कालाशोक, ठीक है, इनके बाद आते हैं शिशुनाग के बेटे थे कालाशोक, जिन्होंने, हमने पता है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है पैटर्नाइज किया था। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को। और ये कब हुई थी जरा कमेंट में बताएंगे। 483 BC वाली हुई थी पहले वाली, और ये 350 BC में। ठीक है, 350 BC में। ठीक है, तो ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, ये आपकी 350 BC में, यानी रफली 100 साल बाद हुई थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि राजगिरी से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्या है, मॉडर्न डे जो पटना है आपका। ठीक है, जो आज का पटना है वही उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था, उसको पहले पाटलिपुत्र बोलते थे, जहाँ पर अभी नई नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है इसी के पास में ही। तो अवंती को इन्होंने डिफीट किया था। तो जो अवंती के राजा थे, अभी हमने देखा था, जिनको जीवक भेजा गया था भाई बिम्बिसार, अब इन्होंने तो, बिम्बिसार ने अंगा को कैप्चर किया था, लेकिन अवंती को कैप्चर करने का काम किया था शिशुनाग ने। इनके जो बाद रूलर है कालाशोक, उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था 350 BC में। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो नंदा डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी में हमें सिर्फ 2 रूलर्स पढ़ने होते हैं, एक तो इसका जो फाउंडर है और इसका जो आखिरी रूलर है। नंद डायनेस्टी का जो पहला रूलर था दैट वाज महापद्मानंदा, महापद्मानंदा, जिन्होंने एक रथ का टाइटल भी लिया था। ठीक है, और अपरूटर ऑफ, इसका मतलब अपरूटर ऑफ क्षत्रिय भी होता है, इसका मतलब एम्पायर बिल्डर और अपरूटर ऑफ क्षत्रिय। अपरूटर ऑफ क्षत्रिय का मतलब है कि क्षत्रिय से बहुत ज़्यादा चिढ़ते होंगे, यानी कि ये ब्राह्मणिकल माना जाता है कि ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी। तो महापद्मानंदा फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के। देन बीच में कितने रूलर आए हमें उनसे कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछेगा आपसे, नेवर। ठीक है, महापद्मानंदा के बाद धनानंदा आखिरी रूलर था इस डायनेस्टी का, नंदा डायनेस्टी का। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये पहली बात पढ़नी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसी के टाइम पर ही इन्वेजन किया था, भारत में आक्रमण किया था, लेकिन इस पर आक्रमण नहीं किया था। आप खुद ही सोचिए, मगध कहीं यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, और अलेक्जेंडर कौन था, वो ग्रीक था। ग्रीक है तो मतलब यहाँ से कहीं आ रहा होगा, यहाँ से। तो सबसे पहले उसने यहाँ पर पोरस के साथ युद्ध लड़ा। किसके साथ युद्ध लड़ा, पोरस, और उसको हरा दिया। और ये था बैटल ऑफ हिडास्पिस। ठीक है, बैटल ऑफ हिडाप्सिस, जो कि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। जो हिडाप्सिस क्या है, एक्चुअल में झेलम को ही ग्रीक लैंग्वेज में हिडास्पिस या फिर हिडाप्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अभी एक कंपनी है, चलो बाद में हमें बताते हैं, लेकिन पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। झेलम को वेदों में किस नाम से लिखा गया है, वेदास में। तो ये जीत किसकी होती है, अलेक्जेंडर। लेकिन अलेक्जेंडर यहाँ पर कॉन्केस्ट नहीं करता है, वो पोरस को उसकी टेरिटरी वापस, मतलब देकर वो वापस चला जाता है, बिकॉज पिछले 12 साल से उसकी, वो और उसकी आर्मी युद्ध लड़े जा रहे थे और यहाँ सब कुछ कॉन्कर करके यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक फाइनली झेलम रिवर के पास, लेकिन आर्मी, इसने बोल दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, थक चुके हैं अभी हम। तो इसीलिए बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो जिसको कोई डिफीट नहीं कर पाया, वो अपनी आर्मी से डिफीट हो गया। आर्मी से डिफीट हो गया मतलब इन द सेंस कि उसकी आर्मी ने जवाब दे दिया, अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसी वजह से अलेक्जेंडर ने पोरस को, उनकी ब्रेवरी
को देखते हुए उनकी टेरिटरी को वापस करके चले गए। और धनानंदा ने देखा, बोला देखा डर गया कि नहीं डर गया हमसे अलेक्जेंडर, अब इस हमारी हम थे इस वजह से नहीं आए, नहीं आता तो बताते इनको अभी हम कि हम कौन है, नाम रखते ही अभी याद रखते हैं कि धनानंदा कौन था। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसे ही नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है, वो सच में काफ़ी पावरफुल रूलर था वो, ठीक है अलेक्जेंडर। और झेलम में हम झेलम को किस नाम से जानते हैं, वितास्ता। तो अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि एक ग्रीक योगर्ट कंपनी है एपिगामा, एपिगामिया करके, तो उसके अभी सीईओ की डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से 41 ईयर्स की एज में। तो एक्चुअल में वो जो एपिगैमिया होता है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो एक्चुअल में अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई को देखते हुए उन्होंने नाम रखा था, ठीक है। उनका मैं पुराना इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें मतलब बताया उन्होंने कि एपिगैमी इज़ अ ग्रीक वर्ड, जिसमें मतलब होता है जब मैरिज अलायंस फॉर्ज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ग्रीक्स के साथ, तो उसको एपिगैमिया बोला जाता है, ठीक है। सुना सुना लग रहा है बेटा, ओए अभी तुमको बहुत मौसमी का नहीं, हम किसी और चीज़ का जूस पिला देंगे फिर, ठीक है ना, इस शांति से। अब किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज अब हम यहाँ पर अपने एंड में आ चुके हैं, बस 4-5 मिनट का लेक्चर और है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हाँ, कि नंद डायनेस्टी के बाद आती है मौर्य डायनेस्टी, जो कि अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मौर्य डायनेस्टी जैसे हमने किसी क्या महाजनपद के बारे में डिटेल में पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ मगध के बारे में पढ़ा, ऐसे ही मगध डायनेस्टी, मगध एम्पायर में भी हमने ज़्यादा कुछ बाकी डायनेस्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इसके रूलर्स जो हैं दो, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और जो हमारे अशोक हैं, अशोक द ग्रेट, ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, मौर्य और पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य का मतलब मौर्य डायनेस्टी के बाद भी कुछ डायनेस्टी आई, ठीक, जैसे कि हम शुंग डायनेस्टी आई, ये शशुनागा डायनेस्टी, वो शुंग डायनेस्टी अलग है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद कन्वा आए, तो वो डायनेस्टी उनको हम पोस्ट मौर्य डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो पॉटरी यहाँ पर होती थी, पॉटरी याद करो, ठीक है। तो पॉटरी हमें किसके बारे में बताती है? पॉटरी हमें सोसाइटी के बारे में बताती है, सोसाइटी लेवल में लोग कैसे रह रहे थे। तो पॉटरी हमारी कैसे शुरू हुई थी? तो पॉटरी हमारी शुरू हुई थी कहाँ से? ये शुरू हुई थी नियोलिथिक पीरियड से, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड से। नियोलिथिक में कैसी थी? कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी थी। कॉर्ड इम्प्रेस मतलब ऐसे लाइन लाइन टाइप बनी हुई थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक एज था, यहाँ पर ऑकरे कलर्ड पॉटरी और किस तरह से थी? ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक थी या तो रेड थी या फिर दोनों का इस तरह से मिक्सचर था, ब्लैक एंड रेड वेयर। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक एज में, ठीक है, अर्ली वैदिक एज ये है जहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ साथ यहाँ पर हमें पेंटेड ग्रे वेयर मिलता है, ठीक है। और लेटर वैदिक एज में ये पेंटेड ग्रे वेयर में तब्दील हो जाता है। लेटर वैदिक एज के बाद, ठीक है, यानी पेंटेड ग्रे वेयर के बाद ये आ जाता है आपका NBPW में, दैट इज़ दिस नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि कॉर्ड इम्प्रेस से OCP, BRW, PGW एंड NPBW, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉइन्स का एविडेंस मिला, साक्ष्य मिले। देखो कॉइन्स का के बारे में तो यहाँ पर वैदिक एज में भी मेंशन था, लिटरेरी एविडेंसेस थे निक्ष करके, ठीक है, निक्ष कॉइन्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ हम लिटरेरी एविडेंस के बेसिस पे किसी चीज़ को सत्य नहीं मान सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ लिटरेरी एविडेंस के बेसिस पे नहीं मान सकते हैं कि भाई कॉइन्स एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, भले निक्ष लिखा, जब तक हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना मिले, जबकि हमें खुदाई में कुछ ना मिले। तो खुदाई में यहाँ पर मिले कुछ इस तरह के कॉइन्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे स्क्वायर टाइप शेप के, ऐसा कुछ ठप्पा टाइप लगा, ऐसा लग रहा था कि इनमें कुछ ठप्पा लगाया गया है। तो ठप्पा लगाया गया है तो मतलब कुछ पंच मारा गया है, और ये सिल्वर कॉइन्स थे, तो पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन इनको बोलते हैं। ये लोग इसको जानते थे कर्षपना के नाम से। निक्ष के नाम से तो हमें वेदास में मिलता है एविडेंस, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर हमें, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट टेक्स्ट हैं, जैसे भी मैंने बताया अष्टधाई पन्नी जो अभी हमने देखा, या फिर बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कर्षपना
कॉइन्स को बोलते थे, ठीक है। ये ट्रेड को फैसिलिटेट करते थे, तो यहाँ से ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रो हुई, वैश्य ग्रो हुए, वैश्य जो हमारे वर्ण था वो ग्रो हुआ, और इसी वजह से ही जैनिज़्म बुद्धिज़्म इतने पॉपुलर हुए। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। क्योंकि ये हम किस टाइम पीरियड की बात करें, 6th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC, और इसी टाइम पे तो ही जैनिज़्म बुद्धिज़्म का जन्म हुआ था। तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म यही टाइम है, महाजनपदास का टाइम ही है वो, ठीक है। तो इस टाइम पे क्योंकि कॉइन्स आ गए, ट्रेड बढ़ा तो वैश्यों की थोड़ी सी जो हमारे ट्रेडर कम्युनिटी उनकी थोड़ी महत्वता बढ़ेगी, तो वो चाहेंगे कि भाई नॉन वायलेंस रहे सोसाइटी में और ट्रेड फ्लरिश करे, है ना। आर्टिशंस और मर्चेंट को बोला जाता था गिल्ड या फिर श्रेणी। बहुत सारे जो हमारे मर्चेंट होते थे, ट्रेडर होते थे, तो वो खुद को ऑर्गेनाइज कर लेते थे और अपनी एक कम्युनिटी बना लेते थे। तो ये होता था एक कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर हर चीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के ट्रेडर हो गए, वुड के ट्रेडर हो गए, है ना, वुड की श्रेणी हो गई, आयरन की श्रेणी हो गई, या फिर किसी चीज़ खाने पीने की चीज़ की हो गई। तो ये श्रेणी अलग अलग हर चीज़ की हुआ करती थी। क्राफ्ट हेरिडिटरी नेचर का होता था अभी, ठीक है। यानी कि जैसे आप हो, ठीक है, तो आप मान लो बढ़ई हो, तो आपका बेटा आपसे बढ़ई सीख लेगा कि किस तरह से लकड़ी में काम किया था, वो भी बढ़ई बन जाएगा। तो इस तरह से जनरेशन ऑन जनरेशन इस तरह से पास ऑन होता था। आयरन प्लॉशेयर्स देखने को मिले यहाँ पर। एग्रीकल्चरल सरप्लस के बारे में बताते हैं, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा वॉज दी फर्स्ट अर्बनाइजेशन, है ना। बिकॉज हमें हड़प्पा में देखने को मिला था काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग थी वहाँ पर, है ना। ड्रेनेज सिस्टम से लेकर चाहे वो ग्रेनरी का स्टोरेज हो, वो सब हमें हड़प्पा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो उसको हम पहला अर्बनाइजेशन कंसिडर करते हैं, उसको सेकंड अर्बनाइजेशन। यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी थी, तो जो विलेज हेडमैन हुआ करता था, गांव का मुखिया, उसको भोजक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो रिच पेजेंट होते थे, जो किसान होता था, जो बड़े अमीर किसान होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनको गृहपति या फिर गृहपति बोला जाता था। गृहपति या गृहपति, ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो अमीर किसान होते थे, जिनके पास बहुत लैंड होती थी, यानी रिच लैंड ओनर्स होते थे, उनको गृहपति बोला जाता था। और ये जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे जो खेती बाड़ी करते थे, जो भी उगाते थे, उसका 1/6 हिस्सा देना पड़ता था किसको, एज अ टैक्स देना पड़ता था। जैसे आज हमारी मदर टैक्स ऐसा टैक्स कलेक्ट करती हैं, किसके नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। लेकिन अगर देखा जाए तो टैक्स तो, है ना, मोदी जी लगा रहे हैं। मोदी जी एज काइंड ऑफ गन रखे हुए हैं है ना, हमारी मैडम निर्मला सीतारमन जी के उसमें कंधों में, है ना। सब सोच रहे हैं कि निर्मला सीतारमन जी कर रही हैं, लेकिन ठीक है, खैर। तो 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस किसके मतलब जा रहा है, 1/6 ऑफ द जो टोटल प्रोड्यूस है, ठीक है, तो वो एज अ टैक्स देना होता था कल्टीवेटर्स को, ठीक है, जिसको बोला जाता था भाग, यानी कि एक भाग आपको देना होता था। बाली क्या हुआ करती थी, तो बाली वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग, या फिर बलि बोल सकते हो आप इसको। बलि, जैसे अभी नहीं, बलि का बकरा मत बनाओ, बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती है। बड़ी बलि चढ़ाना ऐसा मैंडेटरी तो होता नहीं है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होता है हमारा बलि। तो बलि वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग, यानी आपको देना है, वॉज नॉट कंपलसरी, ध्यान रखना, ठीक है। वॉलेंट्री ऑफरिंग टू द किंग, ये कंपलसरी बन गई थी बाद में जाके, अभी नहीं हुई थी। टोल टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था, और जो टैक्स कलेक्ट करता था ऑफिसर, उसको शुल्क अध्यक्ष या फिर शौलिका के नाम से जाना जाता था। शुल्क का मतलब होता है टैक्स। ये कैसा टैक्स था, टोल टैक्स। टोल टैक्स का मतलब है जैसे कि ये हमारा किंगडम है, किंगडम का बड़ा सा गेट है ना, ये किंगडम का हमारा बड़ा सा गेट है। तो यहाँ अगर कुछ भी लेके आओगे तो यहाँ हमारे खड़े रहेंगे कौन, शुल्काध्यक्ष, और आपसे शुल्क लेंगे तभी अंदर जा पाओगे तुम। तो ये है टोल, जैसे नहीं टोल नाके होते हैं हमारे रोड में, तो तुम तभी क्रॉस कर पाओगे, तभी खुलेगा जब तुम पैसा डिपॉजिट करोगे तब, है ना, टोल टैक्स। अब टोल टैक्स की भी अलग कहानी है, ठीक है। जैसे है क्या, जैसे मेरा जो गाँव है, ठीक है, तो उसमें है क्या कि जैसे हमारा ये गांव है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ट्यूबवेल है। तो इसे हमें ट्यूबवेल से गांव जाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गाड़ी है, कार वगैरह है, तो है क्या ना कि बीच में नदी है ऐसे करके गांव में, तो ऐसे तो जा नहीं सकते, बड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है, नदी है बीच में, तो क्या होता है कि मेन रोड से जाना पड़ता है, और बीच में टोल टैक्स पड़ जाता है। भाई वो मानते ही नहीं, हर बार लड़ना पड़ता है, हर बार उनको रूल्स दिखाओ कि ये देखो रूल में लिखा हुआ है कि इसमें, और वही मानते नहीं, बोलते हैं आप ऊपर जाके बात करिए हमारे उनसे, हम यहाँ बैठे हैं, छोटे आदमी के साथ तो हर कोई करने लगता है, ये वो फलाना ढिमका तो अलग ही टोल टैक्स का चलता है। खैर, तो टोल टैक्स जो है, टोल टैक्स उस समय लगता था, और शुल्काध्यक्ष जो इसको कलेक्ट करते थे। बाली वॉज अ काइंड ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग, और ये होता था हमारा भाग, इसको बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, और हमारा ख़त्म हो गया छोटा सा लेक्चर है। आज नहीं बोलोगे सर अब और पढ़ा दो, है ना, आज इतना छोटा सा लेक्चर था। तो ये है आपका इंग्लिश का बैच, जो कि आपका जीके बैच 3.0 के अंदर ही पड़ा हुआ है,
ठीक है, जीके बैच 3.0 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और अगर आपको अलग से इंग्लिश पढ़नी है तो आप अलग से भी परमार इंग्लिश बैच करके आपको दिख जाएगा। डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं इस बैच की, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो यहाँ पर चैट सेक्शन में जाके आपको कुछ भी डाउट आपको पूछना होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जीके बैच 3.0 अवेलेबल है, इसी के अंदर ही आपको इंग्लिश वाला बैच मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, और काफ़ी लोग आई थिंक सोच रहे हैं न्यू ईयर का ऑफ़र, तो न्यू ईयर का आई थिंक कोई सच कोई ऑफ़र आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही बैच के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। जीके था, कंप्यूटर भी था, और अभी इंग्लिश भी आ चुका है इसी बैच के अंदर, ठीक है। तो आप इस बैच में हैं तो जीके 3 जो इंग्लिश बैच है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं जल्दी से, जो क्वेश्चन हमें करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन पहले हम यही कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है आज क्वेश्चंस। तो फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गन और संग। और सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, भागेगा ना कोई, सही बता रहे हैं, घर से भी उठा के लाएंगे। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ठीक है, गाँव में क्या हुआ करता था, बैटल ऑफ हिडास्पिस लिखा नहीं है क्या इसमें? एक सेकंड करो 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 लिखा तो है, लिखा तो है ये कि 326 बीसी में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो हमारे टीचर हुआ करते थे, सर उडाइन इज़ द लास्ट रूलर ऑफ हरनकर डायनेस्टी। देवव्रता घोष जी नॉट द लास्ट रूलर, लेकिन हमें सारे रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ना। जैसे अगर मैं नंदा डायनेस्टी की बात कर लूँ, 18 रूलर्स थे सर, और वो भी तकरीबन 20 साल के अंतराल में ही 18 रूलर्स आ गए। हमें सिर्फ पहले और आखिरी के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलो, तो अभी पहला क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ कि फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गन और संघ। गन और संघ मतलब वही ओलिगार्की, जहाँ पर मल्टीपल हमारे लीडर्स हैं जो भी पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं, सिंगल नहीं है। मगध, वज्जी, अवंती, कौशल, ध्यान रखना वज्जी, ठीक है, वज्जी। अच्छा ये बताओ, जैसे गांधार, जैसे उन्होंने अभी देखा कि अंगराज कर्ण को बोलते थे, भगवान राम है ना कौशल से थे, गांधार से कौन था? हिंट देता हूँ, डाइस। डाइस आपके लिए हिंट है। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज एंशियंट महिष्मति। हाँ, तो मैं अपने टीचर के बारे में बता रहा था, है ना। हाँ देखा था चिरकुट, कल पूरा देखा था वो। ये आपका ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी चल ही रहा है, पता है, ठीक है। जब मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले तो 3 विकेट हो गए थे, तीनों हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। तो वो टीचर क्या थे? हाँ, शकुनी मामा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। शकुनी मामा जो थे वो गांधार से थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशियंट महिष्मति। महिष्मति किसके किनारे लोकेटेड थी भाई? सरयू तो नहीं होगा ना, ये तो अयोध्या के पास है, अयोध्या, और ये तो हमारा यहाँ पर है। सोन, सोन तो यहाँ है मगध के पास में, ठीक है। गोदावरी तो बहुत नीचे है, गोदावरी ये तो अस्सक, और जो अस्मक हमारा किंगडम है, प्रतिष्ठान जिसकी कैपिटल है पैठान, वहाँ होगा। नर्मदा होगी ना, याद करो, विंध्या, सतपुरा, और ये नर्मदा फ्लो हो रही है। और ये हमारा क्या, जो क्या बोलते हैं, उज्जैन, उज्जैन का ऊपर अवंती और नीचे महिष्मति है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो विच अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर द कैपिटल ऑफ मगध जनपद। तो हमारे जो टीचर थे, मैं उनके बारे में बता ही देता हूँ अब, कि वो क्या करते थे, सर्दियों का टाइम होता था, ठीक, तो वो आते थे, ठीक है। जो हमारा गांव वाला स्कूल था, तो जहाँ हम पढ़ने आते थे, तो वहाँ सब गांव के ही होते हैं वो टीचर्स, और हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी गांव के ही थे, उन्हीं का स्कूल था। तो रात के टाइम पे वो आते थे, ठीक है, हर मोहल्ले में जाते थे, और ये देखते थे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अब कुछ लोग क्या करते थे, रजाई मतलब ओढ़ लेते थे, खासकर सर्दियों के टाइम में, और रजाई में लेटे लेटे सो गए, ठीक है। लैंप होते तो उस समय, तो मतलब लाइट तो हमारे गांव में भी कुछ ही साल पहले आई है, मतलब बहुत टाइम तक हमारे गांव में लाइट ही नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये भी नहीं हुआ करते थे, जो एलईडी नहीं आते थे, एलईडी इस तरह से, एलईडी ऐसे लगे होते थे जो जलते थे, तो लैंप ही होते थे। तो क्या करते थे, लैंप उठा ले जाते थे रात में, और सुबह पूछते थे ये लैंप किसका है ये लैंप किसका है, आ जाओ अब सामने। अब फिर होती थी कायदे की कुटाई, मज़ा आ जाता था एकदम। मगध महाजन, कभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा बन गया है, लेकिन अभी उतना चलता नहीं है वो स्कूल, ठीक है, लेकिन कभी दिखाऊंगा, ठीक है, जब गाँव जाऊँगा तो।
तो मगध जनपद, राजगिरी, और पहले राजगिरी थी देन पाटलिपुत्र। किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी जल्दी से बताइए? तो 1 and 2। तो कैपिटल शिफ्ट वॉज डन बाई होम? अजात शत्रु का जो बेटा था उडाइन। याद है ना आपको? मगध में सबसे पहले तो आई हरेनका डायनेस्टी, मगध में सबसे पहले आई हरेनका डायनेस्टी, इसके रूलर थे बिंबिसार, ठीक है। देन कौन रूलर थे इसके? अजात शत्रु, देन थे उडाइन, ठीक है। बिंबिसार हमने पढ़ा था कि इन्होंने एक जीवक नाम का फिजिशियन भेजा था, 3 शादियां कर रखी थी। अजात शत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था और इन्होंने कॉन्केस्ट किए थे, और बिंबिसार ने अंग को कॉन्केस्ट किया था जो इनके बगल में थे, जिसकी कैपिटल चंपा थी। उडाइन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि शिशुनगर डायनेस्टी थी, शिशुनगर इसके पहले रूलर थे, और दूसरे रूलर थे इसके कालाशोक। अजात शत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था, और कालाशोक ने दूसरी वाली को किया था जो वैशाली में हुई थी, ठीक है। और शिशुनगर के बाद आई थी नंदा डायनेस्टी, जिसके पहले रूलर थे महापद्मनंदा और आखिरी रूलर थे धनानंदा, ठीक है। और महापद्मनंदा टाइटल का टाइटल क्या था? एक रथ। और इनका क्या टाइटल था बिंबिसार का? सेनिया टाइटल था इनका, सेनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर? तो किसने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर अशोक? तो अशोक तो होगा नहीं। अभी हमने देखा था राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने कैपिटल को शिफ्ट किया? उडाइन ने। लेकिन उडाइन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो करें क्या? तो वैसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बिंदुसार तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार कंफ्यूज नहीं करना है। बिंदुसार कल पढ़ेंगे, अशोक के पप्पा का नाम है ये बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तो होंगे नहीं। तो A80 में मुझे अगर चूज़ करना है तो मैं उडाइन का जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको चूज़ करूँगा, अजातशत्रु, ठीक है, जो उडाइन के सबसे क्लोजेस्ट है। वैसे आंसर तो सही उडाइन ही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम 6th century BC। तो 6th century BC में जो अर्बन सेंटर बने थे उस टाइम पे, अब क्योंकि जैसे उस टाइम पे क्या है, धीरे धीरे गांव और शहर बनना शुरू हो गया था। जैसे आज होता है ना कि गांव और शहर, जैसे मैं शहर में रहूँ तो मैं अपने गांव में जाता हूँ, तो वो अर्बन सेंटर उस टाइम पे भी हुआ करते थे। चलो भाई, अजातशत्रु यस सर को है। शतमाना जो कॉइन्स थे वो वैदिक पीरियड के थे, ठीक है। शतमान जो कॉइन्स थे वो वैदिक पीरियड के थे। ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ महाजनपद। जितने हैं वो सारे महाजनपद की कैपिटल के मतलब बाहर डेवलप हुए। ये तो गलत होगा ना, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि जो महाजनपद है उसकी जो कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट, आज जैसे दिल्ली है तो दिल्ली क्या गाँव है क्या? किसी की भी आज जैसे यूपी की कैपिटल लखनऊ है तो लखनऊ में एकदम अगर आप जाओगे तो मेनली क्या ऐसा गांव टाइप है क्या? तो मेनली अर्बन सेंटर तो कैपिटल के अराउंड ही डेवलप होंगे। और लिखा है कि ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम, अगर मान लो उनमें से एक भी, ठीक है, महाजनपद की कैपिटल के अराउंड होगा अर्बन सेंटर, तो अपने आप ये गलत हो गया। और इसमें पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों तो सही नहीं है। पहली बात, मेजर टाउन्स जो बड़े बड़े टाउन्स थे वो जो कम्युनिकेशन के रूट थे उनके अराउंड लोकेटेड थे, ये भी बिल्कुल सही होगा। जो बड़े टाउन्स हैं, जैसे आज मान लो कोई भी बड़ा टाउन होता है तो एक ट्रेडिंग रूट में ही, तो जहाँ बढ़िया कम्युनिकेशन है, जहाँ पर चीज़ें आ जा सकती हैं, ट्रेड अच्छे से हो सकता है, वहीं पे तो लोकेटेड होंगे मेजर टाउन्स। अब मेजर टाउन ऐसा तो है नहीं एकदम कुन्ने में लोकेटेड है जहाँ कोई आ जा ना सके, तो मेजर टाउन किस बात का, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आप कन्नन। मैनी वर बसलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब देखो ना तो इसमें कोई डेटा है ना कोई फैक्ट है ना तो कोई एक्सट्रीम कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि ऑल, नन, नेवर दिख रहा है कहीं पे? नहीं। मैनी वर, उनमें बहुत सारे बसलिंग सेंटर्स थे, इनमें से अनेक वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे। अब इसकी गलत क्यों होगा भाई, खुद ही सोचो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। और जब भी खासकर ये एडवांटेज लेना चाहिए आपको कि जब भी आपको इंग्लिश में ना समझ में आए तो आप हिंदी वाला सेक्शन जरूर देखिए। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो तक्षशिला, गांधार, शकुनी मामा वाली, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा पाकिस्तान वाला एरिया था वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका गांधार, कैपिटल क्या? तक्षशिला। कंबोज, ठीक है। कंबोज ऐसे याद कर लो, कम बोझ है इसके ऊपर, जो सबसे ऊपर होता है उसके ऊपर कम बोझ होता है, कम बोझ है ना। जैसे सबसे ऊपर हमारे मान लो ऐसे सिर वगैरह होता है तो सिर के ऊपर उतना बोझ नहीं होता है, जो नीचे है उनके पास ज़्यादा बोझ होता है, ऐसे कर लो। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा हमारा? कंबोज। कंबोज की कैपिटल क्या थी? पुंछ, ठीक। गांधार की तक्षशिला थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड अब यहाँ से हमारे आने वाले हैं एसएससी के क्वेश्चंस। तो पहला एसएससी क्वेश्चन है, दी आर्यन लिव्ड इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु।
तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था सप्त सिंधु का? तो हमें पता है कि रावी, झेलम, इंडस थे, लेकिन शिप्रा नहीं थी। शिप्रा अगर हम बात करें तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसको हम ऐसे शिप्रा लिखते हैं, KSHIPRA। कौन सी सिटी इसके बैंक्स पे लोकेटेड है? तो उज्जैन इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। और जो हमारा कुंभ है वो यार इसके अराउंड लगता है, जैसे कि ये वाला कुंभ तो आपका यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, प्रयागराज में, लेकिन यहाँ इसके अराउंड भी लगता है, क्योंकि वहाँ पर कुंभ लगता है 4 जगहों में। जैसे कि एक तो हमारा प्रयागराज हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, उज्जैन, और एक हो गया नासिक, और एक आप बताएंगे। तो यहाँ पर लगता है जहाँ पर माना जाता है। अब कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है पॉट, घड़ा होता है कुंभ का मतलब, ठीक है। तो घड़े में आपको पता है वो अमृत था, अमृत की जहाँ 4 बूंदें गिरी, तो वहाँ माना जाता है कि कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उज्जैन इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल जो खुद यमुना की है, और यमुना खुद किसकी? गंगा की है। रवि का पुराना नाम पुरुषनी है, झेलम का वितास्ता है, और इंडस का सिंधु है। कौशल, अंग, काशी एंड वज्जी वर ऑल कॉन्कर्ड बाई किंग अजातशत्रु। इन सबको अजातशत्रु ने कॉन्कर किया। अंग को तो नहीं कॉन्कर किया था, अंग को तो बिंबिसार ने कॉन्कर किया था, तो गलत हो जाएगा। देवर पार्ट ऑफ 16 महाजनपद जो थे उनका हिस्सा थे, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, जयचंद रूल कर रहे थे, जयचंद तो बहुत बाद में आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ महाजनपद गंधार इन 6th सेंचुरी BC। तो गंधार की कैपिटल क्या थी? गंधार की कैपिटल क्या थी? तो अभी हमने देखा तक्षशिला, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। और वाराणसी जो है हमारी काशी, ठीक है, काशी की कैपिटल थी। द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद। तो वज्जी हमने पढ़ा था 8 क्लैन से मिलकर बना है, और उसमें से जो एक क्लैन था लिच्छवी, तो लिच्छवी की कैपिटल थी वैशाली, ठीक है, तो वही वज्जी की कैपिटल भी बनी थी। चंपा किसकी थी? अंग की, ठीक है। और कौशल की क्या थी? श्रावस्ती, कौशलपुर राजा, भगवान राम, है ना, अयोध्या के आसपास। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध और फ्रॉम द हरनका डायनेस्टी वॉज। तो पहले रूलर कौन थे मगध के? ही वॉज बिंबिसार। हमेशा ध्यान रखना है, बिंबिसार के साथ बिंदुसार यूजुअली मिलता है, बिंदुसार बाद में आते हैं, बिंबिसार सबसे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। प्रसन्नजीत हमने देखा था, ये रूलर थे कहाँ के? अगर आपको याद हो तो कौशल के रूलर थे। इनकी सिस्टर से शादी करी थी किसने? बिंबिसार ने शादी करी थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ वत्स। वत्स, हे वत्स, क्या करो? जूस पिला दो। किसका? मौसम्बी का, ठीक है। तो इसे हमने याद किया था। वज्जी, वैशाली, उज्जैनी हमने देखा तो उज्जैनी, अवंती और महिष्मती। और ऐचित्र और काम्पिल्य किसकी कैपिटल थी? जरा बताओ, ऐचित्र और काम्पिल्य। अगला है कौशल महाजनपद इज अ पार्ट ऑफ विच मॉडर्न डे। तो कहाँ का पार्ट है कौशल? तो कौशल है हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट। रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू डैश अ महाजनपद इन एंशियंट इंडिया। तो जो हमारी गंगा और सोन है कहाँ से फ्लो करती हैं? तो गंगा और सोन फ्लो करती हैं मगध से। गंगा के साउथ में है मगध, और सोन ऐसे है, तो गंगा और सोन का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर है मगध, गंगा रिवर के साउथ में। क्लियर है? आगे आ जाओ। आगे हमारा आयरन और आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो आयरन और की जो आयरन माइंस हैं उसकी वजह से किस पर्टिकुलर किंगडम का उदय देखने को मिला? कुरु, मगध, यस, ठीक है, मगध का आसपास वाला एरिया था, ठीक है। कुरु की क्या कैपिटल थी? इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ थी। आगे बढ़ें, कुषाण वगैरह सब आगे देखेंगे। मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स विच रिवर। तो मगध किसके द्वारा सराउंडेड था? गंगा झेलम, गंगा यमुना, गंगा सोन या गंगा घाघरा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कृष्ण भक्ति, राय साहब, सुष्मिता, अनुष्का, देवशीष, नेहा, श्वेता, मुकेश, अनिल यादव, सबका सही है। इन एंशियंट टाइम, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। इन एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन है। CGL देख सकते हैं 7 दिसंबर 2022, ये है आपका मगध, ठीक है। अगला है रूलर ऑफ महाजनपद इन एंशियंट इंडिया कलेक्टेड टैक्सेस ऑन क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। तो जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका कितना लेते थे, जिसको हम बोलते थे भाग के नाम से। तो ये होता था 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, 1/6 हिस्सा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेम ऑफ रूलर एंड एम्पायर इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे नेम ऑफ रूलर है और यहाँ पर एम्पायर का नाम है, आपको बताना है कौन सा सही यहाँ पर मैच है। तो महापद्मानंदा मगध एम्पायर से थे, बिल्कुल हमें पता है कि हरनका डायनेस्टी आई थी सबसे पहले, देन शिशुनागा आई थी, देन नंदा डायनेस्टी आई थी। तो नंदा के फाउंडर ही तो थे ये, ठीक है, नंदा के फाउंडर थे जो कि मगध की डायनेस्टी थी। अजातशत्रु मौर्य एम्पायर से आते हैं? नहीं, अजातशत्रु तो हरनका एम्पायर से आते हैं। हरनका डायनेस्टी, एम्पायर नहीं डायनेस्टी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई टाइपो है, ये ऐसे ही जो करते हो आप क्वेश्चन जैसे पूछा गया था वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायनेस्टी होनी चाहिए। तो हरेनका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे मौर्य। हम कल पढ़ेंगे मौर्य में कौन कौन आते थे, ठीक है। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर पूरा हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी को ब्रेक ना करना। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर रहें डेली लेक्चर्स में, नहीं तो एक अगर ब्रेक हुआ जैसे एक लेक्चर गए आप काम से, फिर आपको आगे के लेक्चर समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। वो कंटिन्यू, और आपको लगे कि हम बैकअप पूरा कर लेंगे तो फिर होता क्या है ना कि लाइव में तो क्या है कि एक डिसिप्लिन बिल्ड रहता है कि हाँ सुबह 10 बजे क्लास रेगुलर होगी, 10 सवा 10 तक अपना आके बैठ गया और क्लास शुरू कर दी, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आप अगर आप मिस कर देते हो तो फिर वो मिस ही हो जाती है, आप फिर धीरे धीरे बैकलॉग होते जाते हैं पूरे, है ना। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का रूलर ऑफ हरनका डायनेस्टी वॉज दी सन ऑफ। तो अजातशत्रु किसके बेटे थे जो हरनका डायनेस्टी के थे? तो ये बिम्बिसार के बेटे थे। उडाइन इनके बेटे थे अजातशत्रु के, है ना। अजातशत्रु ने ही क्या किया था, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एट द एंड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर सुप्रीमेसी। तो कौन सा महाजनपद सबसे पावरफुल एट द एंड होकर एमर्ज हुआ? इसी बार के स्टेनो एग्जाम में पूछा गया। जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे उनमें सबसे पावरफुल एट द एंड एमर्ज हुआ मगध। सबसे पहले तो बिम्बिसार ने अंग को कैप्चर किया, है ना। और उडाइन ने क्या किया था, उडाइन के बाद शिशुनगर डायनेस्टी, तो उसने क्या किया, अवंती जो इनके सबसे बड़े वो थे कि मतलब इनका थ्रेट थे, उनको भी किसने किया, शिशुनगा ने। और बिम्बिसार जो है हमारा बिम्बिसार के जो बेटे थे अजातशत्रु, उन्होंने भी बहुत सारे किंगडम्स को एक्वायर किया धीरे धीरे। वो आपस में लड़े और देन मगध ने जो है धीरे धीरे पावरफुल होकर इसमें एमर्ज हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विद रेफरेंस टू 16 महाजनपद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल सिटी। इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी नहीं थी? उज्जैन, अवंती, श्रावस्ती, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी, है ना, तो ये किसकी कैपिटल थी? वत्स की थी। श्रावस्ती किसकी थी? कौशल की। अवंती अवंती किसी की कैपिटल नहीं थी। अवंती तो महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी और महिष्मती, ठीक है। एक सेकंड, यस, ठीक है। तो उज्जैनी और महिष्मती, उज्जैनी ऊपर थी, महिष्मती नीचे एक थी, ठीक है। तो उज्जैन कैपिटल थी अवंती की, अवंती कैपिटल नहीं थी, वो अपने आप में महाजनपद था। एक और कर लो, टैक्स नोन एज भाग वॉज लेविड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड ऑफ एंशंट इंडिया। तो भाग जो है किस पे लेवी किया जाता था? जो भेड़े चराते थे यानी पशुपालक थे, आर्टिशंस थे, कारीगरों पे, कल्टीवेटर्स पे, कृषकों पे, या फिर मर्चेंट्स पे। तो भाग क्या था? तो भाग था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसका 1/6 हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अब प्रोड्यूस कौन करेगा? कल्टीवेटर्स ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आई थिंक 3 क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। देख लेता हूँ डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये अभी आपको नहीं करना, ये आपने पढ़ा नहीं, पोस्ट मौर्य से संबंधित है, ये कन्वा शुंगा के बाद आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो, तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हम करेंगे। और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। और जिन लोगों को भी बैच में एनरोल करना है तो यहाँ से आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। ये 1 ईयर वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एंड इसी के अंदर कंप्यूटर मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको इंग्लिश भी अब ऐड है, इंग्लिश का बैच भी, ठीक है। अलग से लेना है तो मैंने आपको बता दिया है, अलग से भी आप परमार इंग्लिश बैच में वो कर सकते हैं, ठीक है। यस कौशिक जी, सेम है वो, ख़त्म हो गया, यस आज ख़त्म हो गया, जल्दी हो गया, 1 घंटे में आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है, 1 घंटे में ख़त्म हो गया। यस, पंचाली फ्रॉम पंचाल। दे आर मोस्टली हिस्टोरिकल, कुछ उसमें मिथोलॉजिकल भी चीज़ें हैं अंकित जी, लेकिन मोस्टली हिस्टोरिकल हैं। सर आप भी पकड़ुआ पढ़ाई करवाइए। ग्रामीणी कौन होता था? ग्रामीणी जो आपका विलेज जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उसको ग्रामीणी बोलते थे। आई थिंक मैंने वैदिक वाले में बताया भी होगा आपको, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है ना, गांव का प्रशासन देखता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था। उड़ीसा पुलिस एसआई जी के हो जाएगा, हाँ सर, इससे सीडीएस कवर हो जाएगा, बिल्कुल इसी वजह से मैं सीडीएस एनडीएस सीपीएफ के भी क्वेश्चन करवाता हूँ, इसीलिए साथ साथ। मगध का फाउंडर
रथ ना, बृहद रथ नहीं था भैया। बृहद रथ तो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद रथ। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का। मगध का फाउंडर बिम्बिसार थे। ये सर ऑस्ट्रेलिया नॉट हो रहे हैं। हेड का नया पिक्चर देखिए कैसे हाथ कर रहा है। अच्छा, क्या मैच के क्या हाल चाल है भैया? हैं? ओले 6 विकेट चले गए, बहुत सही। यश जायसवाल लगे हुए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी चले गए गए बेटा अब तो। हार गया मैच। लाज बचा रहे थे लेकिन फाइनली हार गए। यशस्वी जायसवाल भी लाइक अपुन ही मारेगा अपुन ही बचाएगा। 3-3 कैच कल छोड़े थे, है ना। जायसवाल गया, कहाँ गया अभी जायसवाल? अभी बैटिंग कर रहा है जायसवाल तो भी। हाँ, यूपीएसआई हो जाएगा, बस थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या एक्स्ट्रा अगर उसमें है। वैसे तो वही पॉलिटी, वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री होना है। सर मुझे ही बैटिंग करनी पड़ेगी। 7 विकेट्स डाउन? क्या बात कर रहा? ओ, कमिंस भैया ने तो एकदम आज घंटादार कर दिया। अब क्या ही मैच देखेंगे, अब तो लाज भी ना बचा पाएंगे। चलो खैर, कोई नहीं, कल मिलते हैं। मॉर और पोस्ट मॉर है, ये सब मैच वैच तो चलता रहेगा, यही रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। जीत भी जाते तो मौज वो करते, तुमको कुछ ना मिलना था, थोड़े टाइम के लिए बस खुशी मिल जाती। ठीक है। अब जैसे ये ऋषभ पंत है, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है जैसे ये बंदा खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है? अपने टैलेंट की वजह से खेल रहा है? नहीं खेल रहा टैलेंट की वजह से, ठीक है, सेटिंग होती है सब। ठीक है, सेटिंग होती है। अब जैसे विराट रोहित शर्मा है, जब तक गरियाए नहीं जाएंगे तब तक मतलब ऐसे रिटायरमेंट नहीं लेंगे। अब वार्नर जैसे लोग अभी खिला दिया है तो रोहित शर्मा लोगों से अच्छे ही खेलेंगे, लेकिन बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, बाकियों को मौका दे रहे हैं। लेकिन ये लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनको गरियाया नहीं जाएगा, चाहे ये हो गए चाहे विराट कोहली, खुद से नहीं हटने वाली है। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं, ठीक है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल हैं, लेकिन ना, एकदम भर रखे हैं ना जाने कहाँ कहाँ से ला के। ये हो गया जैसे इसमें रोहित शर्मा हो गए, ठीक है, ऋषभ पंत हो गए, सब फालतू के लगते हैं। चलो थैंक यू। सॉल्ट प्लस शुगर अगर मिला देंगे हिमोजेनस हिट्रोजेनस, बिल्कुल हिट्रोजेनस होगा, आपस में मिक्स थोड़ी ना हो जाएंगे वो पूरी तरह से, है ना। थैंक यू।